हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पिनेकल रेलवे साइंस बुक का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि इस बुक में जितना भी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है वे सभी क्वेश्चंस रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए एक भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट से व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है। तो अभी हम लोग का बायोलॉजी चल रहा है। बायोलॉजी में लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज 101 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टोमेटा रंध्र के द्वारा होता है। मतलब पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? सेप्रोट्रोफ इनमें से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता, यानी मशरूम क्या है? एक तरह का सेप्रोट्रोफ है। ठीक है। सेप्रोट्रोफ मतलब क्या है? ये मृत और सड़े हुए पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? परजीवी के रूप में पौधों से पोषण कौन प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल। राइट आंसर हो जाएगा अमरबेल, परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। जल और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। ऑप्शन है आपके सामने, लंबवत विभाजोत्तक, पार्श्व विभाजोत्तक, अधिक विभाजोत्तक, ये और शीर्ष विभाजोत्तक। तो पौधों में जो प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होता है? तो होता है अधिक विभाजोत्तक और शीर्ष विभाजोत्तक के द्वारा होता है, यानी सी और डी। सी और डी किस में है? डी यहाँ पे। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होता है? अधिक विभाजोत्तक और शीर्ष विभाजोत्तक के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छा औषधि पौधा कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? ठीक है। इनमें से कौन सा एक यौन संक्रमण रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। और एड्स जो होता है किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप और कान के दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा पौधा का? अर्जुन पौधा का, है ना। इसमें क्या है ना कि इसका जो पत्ता है ना, पत्तियों का जो रस होता है वो कान के दर्द के लिए निवारक के रूप में काम करता है। इसका जो छाल होता है अर्जुन के पौधे का, वो हृदय रोगों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे बताए गए सभी तरीके HIV संक्रमण के प्रभावी निवारक तरीके हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, वह चुने जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका, हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी, विसंक्रमित इंजेक्शन सुइयों का उपयोग। ठीक है। मतलब जो संक्रमित सुई है उसका उपयोग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो HIV से क्या हो जाएगा? विसंक्रमित इंजेक्शन सुइयों का प्रयोग, मतलब ऐसा इंजेक्शन का प्रयोग करना जो संक्रमित ना हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से कौन डैश हो सकता है? मतलब क्या हो सकता है? तो त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर इससे हो सकता है, पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से। अगला क्वेश्चन है, यौन आरंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर यंत्र यानी लेरिंक्स के विकास के कारण क्या होता है? यौन आरंभ के दौरान आवाज में बदलाव आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र मनुष्यों में दांतों के कर्मिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। आपको गलत कथन का इसमें से पहचान करना है, कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है।
इसमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है या विषाणु जनित होते हैं, तो यही ऑप्शन आपका गलत निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि दांत वगैरह जो सड़ता है ना उसमें बैक्टीरिया का रोल होता है। इसमें बोला गया कि जीवाणु का कोई भूमिका ही नहीं होती, विषाणु का होता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। आगे देख लेते हैं कि सही कौन सा है। तो बी में क्या है, जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये सही है। आगे है मुंह में पचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में एचआईवी संक्रमण नहीं होता है? तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, एचआईवी पॉजिटिव माँ से पैदा हुए बच्चे में। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है बार बार रक्त आदान से। और तीसरा एचआईवी रोगी के साथ शौचालय साझा करने से। और चौथा ऑप्शन है दवाओं का अंतःशिरा इंजेक्शन लेते समय सिरिंज साझा करने से, ठीक है। तो बोला एचआईवी संक्रमण नहीं होता है, तो एचआईवी रोगी के साथ अगर शौचालय साझा करने से एचआईवी संक्रमण नहीं होता है। बाकी अन्य जो तीन ऑप्शन है उसमें एचआईवी संक्रमण हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है, उधर वही क्वेश्चन मिला था ना कि दवाओं और अंतःशिरा इंजेक्शन लेते समय सिरिंज साझा करना है। मतलब इंजेक्शन जो होता है ना सिरिंज, उससे एक ही आदमी को देना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही इंजेक्शन से दवाई दूसरे को भी और अगले को भी दे दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंडोम, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मस्सा, ठीक है। ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, ठीक है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मस्सा का इसका रीजन क्या है? ह्यूमन कौन सा वायरस? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, एचपीवी वायरस है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वसा वसा लगभग 9.2 कैलोरी के तहत ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ये 117 नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा सा, 117 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला 118 नंबर क्वेश्चन, वाट्स डैश के कारण होता है, यानी वाट्स मैंने अभी पीछे पढ़े ना, अभी ये किधर गया, हाँ ये वाट्स मीन्स मस्सा। मस्सा किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, किसके कारण होता है मस्सा, तो ये ऑप्शन नंबर ए विषाणु के कारण होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से एचआईवी संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहला, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना, मतलब इसमें सर्वोत्तम उपाय आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, केवल मादक पदार्थों के आदी व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना। केवल वेश्याओं के साथ यौन क्रिया करने से बचना। चौथा ऑप्शन है केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ यौन क्रिया करने तक सीमित रहना एचआईवी संक्रमित होने से बचने का ये सर्वोत्तम उपाय है। अगला क्वेश्चन क्या है, एचआईवी एड्स विषाणु का संक्रमण डैश नहीं हो सकता, किस कारण से नहीं हो सकता? तो स्तनपान से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रक्त आदान से, मतलब ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यौन संपर्क से एचआईवी हो सकता है, हो सकता है। हाथ मिलाने से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो विषाणु का संक्रमण, मतलब एड्स विषाणु का संक्रमण किससे नहीं हो सकता? तो हाथ मिलाने से नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है? आपको बेरी बेरी का एक लक्षण बताना है। तो बेरी बेरी का लक्षण है कमजोर पेशियों और निम्न ऊर्जा, वीक मसल्स एंड लो एनर्जी, बेरी बेरी का लक्षण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? तो इसमें क्या है कि रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की कौन सी विधि एचआईवी संक्रमण को रोक सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल अवरोध विधियां यानी जैसे कॉन्डम्स का प्रयोग हो गया, ये है ना। तो ये एचआईवी के संचरण को रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिल सकती है? तो गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिल सकता है? तो यह बच्चे की दृष्टि को मजबूत करेगा, ठीक है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है और ये आंखों के लिए अच्छा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है,
डेंगू डैश के कारण होता है। डेंगू कैसे होता है? तो डेंगू एक तरह का, एक मिनट, डेंगू कैसे होता है? ये एक तरह का वायरस के कारण होता है ना। ये संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है, इसलिए वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होता है? टेटनस, तो टेटनस किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो इसमें कौन सा रोग विषाणु कारण होता है? तो इसमें से हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, ये सभी विषाणु से होता है कि नहीं? चिकन पॉक्स इसमें क्या होता है? विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? सेप से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है? सेप से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? हरे कान की बीमारी, लाल जंग रोग, फायर ब्लाइट या टिक्का रोग। तो राइट आंसर हो जाएगा फायर ब्लाइट, यानी फायर ब्लाइट ये क्या है? सेप से संबंधित रोग है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? तो टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। बाकी पोलियो, खसरा, ये क्या है? ये सभी विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण है हेपेटाइटिस ए होता है ना। अभी यहाँ देखे ना, इसमें टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है यानी जीवाणु के कारण, बाकी पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में मदद कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन के करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए यूएस एफडीए ने 2019 में पहली वैक्सीन डेंग वैक्सीया को मंजूरी दी? तो डेंग वैक्सीया किससे संबंधित है? कौन सी बीमारी से? तो डेंगू से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम से ही पता चल रहा है, डेंग वैक्सीया यानी डेंगू से संबंधित है ये वैक्सीन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला जार के कारण बनता है? तो काला जार के कारण कौन सा है? तो लिस्मेनिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्मेनिया है ना। ये लिस्मेनिया क्या है? प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू का कारण क्या है? बर्ड फ्लू का कारण क्या है? तो इसका क्या है? H5N1 वायरस। कौन सा वायरस के कारण? H5N1 वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण वर्णांधता और खराब दृष्टि होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आंख की अवस्था बीमारी नहीं है? इसमें से कौन सा आंख की अवस्था बीमारी नहीं है? तो ग्लोकोमा, मोतियाबिंद, सूखी आंख, ये सभी बीमारी आंख से संबंधित है। इसमें से घेंगा जो है ना, ये बीमारी आंख से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग और इसके कारक जीव से संबंध में गलत है? वो गलत को पकड़ना है इसमें से। ठीक है, तो हैजा इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम के कारण, एड्स एचआईवी के कारण, अभी तो पीछे पड़ा, ये क्या करेक्ट है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण, ये भी करेक्ट है। टीबी है माइक्रोबैक्टीरियम के कारण, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? गलत हो जाएगा उसमें एक नंबर, ये हैजा इन्फ्लुएंजा के कारण, ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? एक तरह का ये देखेगा ना, तो ये हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है ना, इन्फ्लुएंजा के कारण नहीं। मतलब इन्फ्लुएंजा के एक तरह से वायरस है ना, तो हैजा किसके कारण होता है? ये तो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे क्या है? पुकीनिया ग्रेमिनिस कवक का कारण बनता है, कौन सा इसमें से रीजन है जिससे पुकीनिया ग्रेमिनिस कवक के कारण इसका बनता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं में काला रतुआ। गेहूं में जो काला रतुआ रोग है ना, वो कौन सा कवक के कारण होता है? पुकीनिया ग्रेमिनिस कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? आपको मलेरिया परजीवी कौन सा है इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेटास्टेटिक हड्डी के कैंसर के इलाज के लिए किस विकिरण समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रोंशियम 89। ठीक है, मेटास्टेटिक हड्डी के कैंसर के इलाज के लिए किस विकिरण समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्ट्रोंशियम 89। आगे देखते हैं,
मेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 के कारण। एक तरह का ये फोलिक अम्ल का कारण है। ठीक है, इसलिए मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B9। आगे देखते हैं, कौन सा रोगजनक चावल के पौधों में बकेन यानी मूर्ख अंकुर रोग के कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिब्रेला फुजीकुरोई। गिब्रेला फुजीकुरोई चावल के पौधों में बकेन यानी मूर्ख अंकुर रोग का कारण बनता है। आगे क्या है, ट्रैंक्विलाइजर सामान्यतः किस बीमारी विकार के लिए दिया जाता है? तो ये सामान्यतः एनेक्जाइटी यानी घबराहट के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? इसमें से कौन सा एक बैक्टीरियल रोग है, आपको वो बताना है। तो इसमें से देखा जाए तो चिकन पॉक्स, ये सभी तो वायरस से, खसरा वायरस से है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या आपका एक तरफ से जीवाणु से होने वाला रोग है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया का होता है? तो कोरिने बैक्टीरियम। ठीक है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंखों से संबंधित कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए आंखों से संबंधित है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का कवक रोग नहीं है? पौधे का कवक रोग इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मतलब साइट्रस कैंकर जो है आपका कवक रोग नहीं है। ये साइट्रस कैंकर कौन सा किससे होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, ये जीवाणु रोग है। आगे तो बाकी इसमें से जितने भी हैं, डंपिंग ऑफ सीडलिंग, गेहूं को कीड़े लगना, गन्ने का लाल होना, ये सभी क्या है? कवक से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन क्या है, पेप्टिक अल्सर का कारक जीव एक डैश है। पेप्टिक अल्सर का कारक, तो क्या हो जाएगा? इसका रीजन क्या है? जीवाणु। पेप्टिक अल्सर का कारक जीव एक जीवाणु है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा में नहीं फैलती है? हवा में कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? तो इसमें से आपका कौन सी बीमारी? हैजा। हैजा जो इसमें से हवा में नहीं फैलती है। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाला है, जीवाणु से दूषित भोजन खाने या पीने से होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा उत्पन्न होता है? मच्छरों द्वारा उत्पन्न रोग हो जाएगा आपका फाइलेरिया। कौन सा रोग? फाइलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 को अच्छे से देखिए कि इसमें से किस रोग से पीड़ित जो रोगी होगा वो नेत्रदान कर सकता है? रेबीज से जो पीड़ित होगा वो कर सकता है क्या? मधुमेह, टिटनेस, हैजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। मतलब यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो मधुमेह से पीड़ित है वो नेत्रदान कर सकता है, बाकी रेबीज, टिटनेस, हैजा से जो पीड़ित है वो नेत्रदान नहीं कर सकता। आगे क्या है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में कौन सा सहायक होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 151 का एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स रोगजनक सूक्ष्म जीवों को वृद्धि से रोकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है? कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है? इसमें से प्लेग जो है ना, प्लेग जल जल प्रदूषण से नहीं होता है, क्योंकि यह जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अमीबियासिस के कारण क्या होता है? अमीबियासिस के कारण क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेचिस। पेचिस किसके कारण होता है? अमीबियासिस के कारण होता है। एक तरह से देखा जाती है आंतों का संक्रमण है। ठीक है, आंत में इसका संक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है? बीजोजनित रोग इसमें से कौन सा नहीं है? तो आलू में होने वाला मोजेक रोग बीजोजनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किस कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण मवेशियों में मुख और पैरों के रोग का कारण होता है। आगे देखते हैं, किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? कौन सा बीमारी है? तो इसमें से ये फिल पाँव बीमारी जो है, जिसके कारण पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया जो बीमारी है इससे मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है ये।
158 नंबर क्वेश्चन, ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी है। ल्यूकोडर्मा एक तरह का देखा जाए तो ये त्वचा की बीमारी है, मतलब स्किन से रिलेटेड बीमारी कौन सा है? ल्यूकोडर्मा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 159 नंबर, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिड्स की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो लगभग 8 से 14 दिन होता है। कितना होता है? 8 से 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी स्वर्ण चावल में से पूरी होती है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षरण टूथ डिके को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको जल में मिलाया जाता है? तो फ्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी दंत क्षरण को रोकने के लिए फ्लोराइड को जल में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में डैश की कमी हो तो उसे एनीमिया कहा जाता है। तो किसकी कमी के कारण एनीमिया कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिका, मतलब यानी खून की कमी से एनीमिया रोग होता है, आरबीसी की कमी से, है ना? आगे क्या है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह, डायबिटीज बीमारी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? इंसुलिन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु संचरित बीमारी है? मतलब वायु में फैलने वाला बीमारी है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ग्रोवर। ये जो बीमारी है एक तरह का वायु के द्वारा संचरित बीमारी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफेपी एपीजूटिका, जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, डैश के कारण होता है? तो एक तरफ से देखा जाए तो ये वायरल बीमारी है, यानी विषाणु के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग त्वचा रंजकता के विकास को प्रभावित करता है? तो त्वचा रंजकता के विकास को प्रभावित करने वाला बीमारी है इसमें से सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बीमारी क्या है? आपका त्वचा के रंजकता के विकास को प्रभावित करता है, यानी स्किन डेवलपमेंट को रोकता है। आगे क्या है, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका अधोमुखी युग्मक विखंडन। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अधोमुखी युग्मक विखंडन काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण बनता है। आगे क्या है, घेंघा रोग डैश की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। डैश यौन संचारित रोग नहीं है, इसमें से कौन सा बीमारी है जो यौन संचारित नहीं है? तो देखा जाए तो सिफिलिस, गोनोरिया, मसा, ये सभी क्या यौन संचारित बीमारी है। लेकिन इसमें से पहला ऑप्शन जो है आपका कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस, ये बीमारी यौन संचारित रोग नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कीड़ा एलिफेंटियासिस का कारण बनता है? कौन सा कीड़ा एलिफेंटियासिस का कारण बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फिलेरी, क्या फिलेरियल कीड़े। फिलेरियल कीड़े जो है आपका एंटी एलिफेंटियासिस का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी। ठीक है। आगे देखते हैं, हेमोफेलिया क्या है? हेमोफेलिया क्या है? हेमोफेलिया एक तरह का यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे देखते हैं, 173 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में के परिवर्तन होते हैं। ठीक है। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ए, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। ठीक है। बाकी शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, मुहासे युक्त तेलीय त्वचा, ये लड़कों लड़कियों में कॉमन है। बाकी ऑप्शन नंबर ए सिर्फ लड़कियों से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रागन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 175 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
घोंगा, घोंगा में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। 176 में देखिए, स्कूल में यौन शिक्षा देने के महत्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। आपको इसमें से क्या करना है, गलत विकल्प को चुनना है। तो पहला क्या है, अपने शरीर में परिवर्तन के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे को मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है, किशोरों को यौन शोषण से दूर रखने में मदद करता है। विभिन्न मिथकों और गलत धारणाओं को हतोत्साहित करना। युवावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में ज्ञान होना। इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, तो पहला ऑप्शन गलत है। अपने शरीर में परिवर्तन के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, ये क्या है, गलत है। ठीक है, 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 177 नंबर, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां डैश को रोकने का कार्य करती है। तो इसमें से हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्ग और निषेचन में ये को रोकने में ये सहायक होती है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन करने वाले जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है। इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो करेक्ट आंसर है आपका सी, यानी 16। अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा, इसमें से 16, और दो गुणसूत्र क्या है, लैंगिक। अगला क्वेश्चन है, जीन के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समझिए यहाँ से अच्छे से, जीन के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है ना, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है कि वे प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो ये सही है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी सही है। वे डीएनए के खंड होते हैं, ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन क्या आपका बी सी डी वाला आपका करेक्ट है। लेकिन चौथा पहला ऑप्शन में क्या बोला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जीन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में दो प्रकार की कोशिका विभाजन ए और बी दर्शाए गए हैं, कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर दर्शाता है। पहले क्या बोला गया, कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है। दूसरा, विभाजन बी कब और कहाँ होता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 180 नंबर का बी, यानी ए जो दिखा रहा है आपका एक तरह का समसूत्री विभाजन में। ठीक है, इसमें वन में देखिए, एक तरफ से वन में ए में जो दिखा रहा है एक तरह का समसूत्री विभाजन दिखा रहा है, और इसका बी में दिखा रहा है अर्धसूत्री विभाजन को ये दिखा रहा है। ठीक है, यानी ए समसूत्री विभाजन और बी अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के कारण के लिए प्रजनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये बात बता रहा है ना। मतलब विभाजन बी कब और कहाँ होता है, तो युग्मकों के निर्माण के प्रजनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियों अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है, क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या होता है, आईवीएफ में क्या होता है कि युग्मनज को, है ना, जाइगोट को बाहर रखा जाता है और इसका विकास एक परखंडी में होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज को बाहर रखा जाता है और इसकी विकास एक परखंडी में होता है, आईवीएफ। ठीक है, आईवीएफ का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव के नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 182 में सी नंबर में देखते हैं, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, मानव के नरों में मानव में देखा जाता है तो पुरुषों में वृषण जो होता है उदर गुहा के बाहर होता है, वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होता है, क्योंकि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। करेक्ट। आगे देखते हैं, डैश कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तापमान। ठीक है, तापमान कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करता है, तापमान के द्वारा, मतलब कुछ सरीसृप ऐसे हैं जिसमें तापमान के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। आइए आगे देखते हैं, 184 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा यौवन विकास का हिस्सा नहीं है? कौन सा इसमें से यौवन विकास का हिस्सा नहीं है? तो मुहासे होना ये सभी बताता है किशोरावस्था में, ठीक है। मासिक धर्म, आवाज परिवर्तन, ये सभी क्या है कि यौवन में विकास हो रहा है, ये इससे संबंधित। लेकिन मोटापा इससे कोई संबंधित नहीं है, मोटापा अलग चीज है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि तापमान। तापमान क्या है, कुछ जीवों में ऐसे कुछ सरीसृप ऐसे जिसमें लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 186 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, जनन में मूल घटना क्या है? ठीक है, जनन में मूल घटना क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए की प्रतिकृति। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जंतु प्रजनन यानी एनिमल रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन को इसमें से चूज करना है, ठीक है। तो शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है, तो ये सही है। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट है। अमीबा में दो कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन में जो दिया गया है 187 का डी में, मानव मादा में मतलब मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, ये गलत बात बोला गया कि मादा यानी फीमेल में अंडाणु का जो निषेचन होता है वो गर्भाशय में होता है, तो ये गलत है। आगे देखते हैं, निम्नांकित चित्र एक जलीय एक एकल जीव का प्रजनन, ठीक फिर से पढ़ देता है। निम्नांकित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 188 का ए नंबर, डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां यानी इरर्स इन डीएनए कॉपिंग, ठीक है। फिर से पढ़ देना क्वेश्चन को, निम्नलिखित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? तो डीएनए प्रतिरूपियां मतलब डीएनए की जो कॉपीज बनते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र यानी द क्रोमोजोम प्रेजेंट इन स्पर्म, इसी के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण होता है कि वो पुरुष होंगे कि महिलाएं होंगे। आगे देखते हैं 190 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली से मुक्त होने पर शुक्राणु अपनाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 190 का सी नंबर, सबसे पहले विरिसन यानी टेस्टिस में, फिर वास डिफरेंस में जाता है शुक्रवाहिका, फिर मूत्र मार्ग होते हुए लिंग से ये बाहर आता है, ठीक है। ये सभी मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली में मुक्त होने वाले शुक्राणु ये रास्ता अपनाते हैं, विरिसन, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग और लिंग। आगे क्या है, मानव में लिंग निर्धारण का प्रवाह चार्ट नीचे दिखाया गया है, इसे निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष विकल्पों में उल्लेखित है, गलत विकल्प का आपको इसमें से चयन करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोला गया है, सभी बच्चे अपने माँ से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, बिल्कुल है, क्योंकि माँ में तो एक्स एक्स ही होता है। दूसरा क्या है, बच्चों के पुरुष या महिला होने की संभावना 50% है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। आगे क्या है, पुरुष संतान के लिंग का निर्धारण करता है, तो बिल्कुल, क्योंकि पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और वाई पाया जाता है। और चौथा क्या बोला गया, मादा संतान के लिंग का निर्धारण करती है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। लिंग का निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है, उनके जो एक्स वाई क्रोमोजोम होता है उसके द्वारा, क्योंकि मादा में तो एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब गलत कौन सा है इसमें से, मादा संतान के लिंग का निर्धारण करती है, बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कोशिका में जो विभाजित नहीं हो रही है डीएनए डैश के हिस्से के रूप में मौजूद रहती है, तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका क्रोमेटिन सामग्री। क्रोमेटिन सामग्री माने एक कोशिका में जो विभाजित नहीं हो रही है डीएनए क्रोमेटिन सामग्री के हिस्से के रूप में वो मौजूद होती है। आगे देखिए, मानव में लिंग निर्धारण का प्रवाह चार्ट दिया गया है, इसे निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष है, इसमें गलत को आपको चूज करना है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें क्या है 193 नंबर देखते हैं कि सभी बच्चे अपने माँ से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, वो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। फिर भी अगर पढ़ दे तो कुछ चेंजेस किया गया, सभी बच्चे अपने माँ से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, ये तो करेक्ट है, अभी पढ़ा हमने। बच्चे के पुरुष या महिला होने की संभावना 50% है, ये भी करेक्ट है। पुरुष संतान के लिंग का निर्धारण करता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा चेंजेस कर दिया गया क्योंकि उपरोक्त सभी विकल्प सही है, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ऑल द अबव ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी बिल्कुल सही है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा? कौन सा गुणसूत्र इसमें पूरक होगा? तो यहाँ देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 194 का ऑप्शन नंबर बी, 22+x। ठीक है, 22+x। मानव नर युग्मक उत्पन्न आधे युग्मकों, मतलब उसमें 22 गुणसूत्र हो गया उसका, उसमें से x क्या है इसका तीसरा 23वां गुणसूत्र हो जाएगा, टोटल 23 गुणसूत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, अभी फुल फॉर्म बताया था ना आईवीएफ का। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। आईवीएफ में किस तकनीक के द्वारा होता है? शुक्राणु और डिम का बाह्य निषेचन, शुक्राणु और डिम का निषेचन बाहर में कराया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है? कौन सा इसमें से नसबंदी का विधि जो एक तरह का अस्थायी विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्जरी द्वारा नसबंदी एक तरह का अस्थायी नसबंदी है। 197 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक मिथक नहीं है, यानी मिथ नहीं है, सॉरी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ मिथ? ठीक है, तो देखते हैं क्या करेक्ट आंसर इसका 197 नंबर का। अगर कोई लड़की मासिक धर्म के दौरान लड़कों को देखती है तो वो गर्भवती हो जाती है, ये कोई मिथ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है? चिप्स और डिब्बाबंद स्नैक्स जिससे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है, इसलिए किशोरावस्था प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाती है, ये कोई मिथ नहीं है। चिप्स और डिब्बाबंद स्नैक्स जिससे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है, ठीक है, इसलिए किशोरावस्था प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाता, ये कोई मिथ नहीं है। आगे क्या, बच्चे के लिंग अनुकूलन के लिए पूरी तरह से माँ जिम्मेदार होती है? नहीं, ये तो गलत है भाई। माँ तो जिम्मेदार नहीं होता, कौन जिम्मेदार होता है? फादर जिम्मेदार होता है। मासिक धर्म के दौरान लड़की को रसोई घर में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी, ये सभी कुछ नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 197 का बी नंबर। किशोरावस्था शारीरिक विकास और यौन परिपक्वता के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि होता है ये। ठीक है, 198 नंबर में क्या बोला गया है? लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देखिए। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? तो युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। आगे देखिए 199 नंबर क्वेश्चन। जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशेषता पाई जाती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील, मादा खाद्य भंडारण भंडार युक्त बड़ी होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के हस्तांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका के अवरुद्ध किया जाता है, यानी वास डिफरेंस को क्या किया जाता है इसमें से ब्लॉक किया जाता है, जिसे नसबंदी बोला जाता है। तो कौन सी विधि है एक तरह का शल्य चिकित्सा, यानी डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है, इसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के हस्तांतरण को रोकने के लिए किया जाता है, तो शुक्राणुओं की अवरुद्ध किया जाता है, यानी नसबंदी से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहा आज का 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो में डालते रहूँ आपको मिलता रहे। ठीक है, ओके, गुड बाय।